तो दोस्तों ग्रेट हिस्ट्री ऑफ द डे में स्वागत है, यानी यूपीएससी प्रीलिम टेस्ट सीरीज 2023 में स्वागत है। आज है मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट और यह है टेस्ट नंबर 3। इसके पहले हम लोगों ने 2 टेस्ट कर लिए हैं, जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री को इम्पॉर्टेंट सेक्शन को कवर कर रहे हैं, जिसमें ये टेस्ट नंबर 4 का जो है पार्ट 3 है। इसमें हम 1857 के विद्रोह से पूर्व और भारत में यूरोपियों का आगमन, ब्रिटिश भारत राज्य की विजय, सामाजिक धार्मिक आंदोलन, यानी और एक खासियत इस बात की है कि इस टेस्ट सीरीज की, इसमें ये जो टेस्ट सीरीज हो रही है ये बाइलिंगुअल हो रही है, यानी इंग्लिश में हो रही है। ठीक है, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि जो है आपको जो इसमें टेस्ट सीरीज हम बोलेंगे वो हिंदी में बोलेंगे, लेकिन क्वेश्चन बाइलिंगुअल ही रहेंगे। बात करें पार्ट 3 की, इसमें क्वेश्चन नंबर 41 से 60 आज हम देखेंगे, और इसके अलावा 5 से 6 हज़ार की टेस्ट सीरीज है। ये जो पूरी आल सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज है यूपीएससी प्रीलिम्स को देखते हुए, जिसमें हम पॉलिटी का सेक्शन जिसमें 8 टेस्ट सीरीज हो चुकी है, ज्योग्राफी की 7 टेस्ट सीरीज, ऐसे एनवायरमेंट इकोलॉजी की 6, और इस तरह एंशियंट हिस्ट्री की भी टेस्ट सीरीज चालू है, और मॉडर्न हिस्ट्री की भी चालू है, इकोनॉमी की भी टेस्ट सीरीज चालू है। तो इस प्रकार से हम लोग 5 से 6 हज़ार क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें यूपीएससी बैक ईयर के क्वेश्चन पेपर और संभावित क्वेश्चन को शामिल किया गया है। आई होप आप सबको ये सब पसंद आ रहा होगा, ये टेस्ट सीरीज। और सबकी पीडीएफ और क्लासेस की इंफॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी ऑन ईडू आईएएस पर मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको और कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर, अगर टेलीग्राम चैनल आपको नहीं मिलता है तो वहां से डायरेक्ट लिंक है, तब भी आपको नहीं मिलता है तो आप हमारे नंबर पर एसएमएस कर सकते हैं, हम आपको लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। और एक बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप कर लीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास शेयर कीजिए। और एक बार फिर बता दें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे नंबर पर एसएमएस कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा। आज बात करते हैं पार्ट 3 में, क्वेश्चन नंबर 41 में। 41 में पूछा, निम्नलिखित में से किस साहित्यिक कृति को, ठीक है, यानी लिटरेचर जो वर्क है, को तमिल वेद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में किस साहित्यिक कृत को तमिल वेद के नाम से जाना जाता है? तो इसमें देखेंगे जो नलियर दिव्य प्रबंधम है, ये जो है इसको जो है क्या कहा जाता है, तमिल साहित्यिक वेद के नाम से जाना जाता है। यानी अगर इसकी व्याख्या देखना हो तो हम आप बताएं दोस्तों कि अलवरो द्वारा किए गए रचनाओं में प्रमुख संकलनों में से एक है। नलियर दिव्य प्रबंधम को प्रायः तमिल वेद के रूप में वर्णित किया जाता है। इस प्रकार यह दावा किया गया कि यह पाठ संस्कृत के 4 वेदों के समान महत्वपूर्ण था, जो ब्राह्मणों द्वारा पोषित थे। इसे 4000 पवित्र रचनाओं के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, 4000 पवित्र रचनाओं के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इस प्रकार जो है इसमें ऑप्शन बी सही होगा। इसके अलावा अगर ऑप्शन ए की बात करें, इसका संबंध बात करें, तो ये जो है पुराणम की रचना चोल काल में हुई थी। ठीक है, पुराणम की रचना इसके कौन से काल में हुई थी, चोल काल में इसकी रचना हुई थी। यह किस वंश से संबंधित है, यह नायनर नायनर वंश से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा अजीतनाथ पुराण की बात करें, अजीतनाथ पुराण जो है ये प्रसिद्ध कन्नड़ कवि रन्ना 10वीं शताब्दी की कृति है, यानी प्रसिद्ध कन्नड़ कवि थे रन्ना, उनकी जो है कृति है, और ये 10वीं शताब्दी से संबंधित है। इसके अलावा ऑप्शन 4 की बात करें तो उन्नील संदेशनम जो है मलयालम के सबसे प्रारंभिक साहित्यिक कृतों में से एक है, यानी ये मलयालम के सबसे जो है प्रारंभिक साहित्यिक कृतों में से एक है। इस प्रकार जो है इसमें ऑप्शन बी सही होगा, जो साहित्य कृत को तमिल के वेद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। इसमें भक्ति और सूफी मूवमेंट के बारे में आपको दिया गया है, यानी भक्ति और सूफी आंदोलन के संदर्भ में पूछा है। ऑप्शन 1, भक्ति और सूफी संतों दोनों में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के सिद्धांत को त्याग दिया। ऑप्शन 2 दिया गया है, उन्होंने अनुष्ठानों और समारोहों को पालन को अस्वीकार कर दिया। भक्ति और सूफी आंदोलन, तो सही कूट का प्रयोग करके आपको आंसर चूज करना है। अगर इसमें ऑप्शन 1 की बात करें तो दक्षिण भारत के अलवर और नायनर ने जैन और बौद्ध धर्म की प्रथा को त्याग दिया। ठीक है, वे इन धर्मों द्वारा प्रस्तावित तपस्या के खिलाफ थे, अलवर और नायनर। अलवर जो थे, इनका संबंध आपको ध्यान रखना, अलवर जो थे वो किसके उपासक थे, अलवर संप्रदाय के जो थे वो जो है
भगवान विष्णु में विश्वास रखते थे, ठीक है, भगवान विष्णु के उपासक थे। इसके अलावा अगर बात करें नायनर जो थे दक्षिण भारत में, वो किसके उपासक थे? भगवान शिव के उपासक थे, यानी भगवान शिव में विश्वास रखते थे। वे दक्षिण भारत विशेषकर तमिलनाडु के भक्ति आंदोलन के महत्वपूर्ण समूह थे। दूसरी ओर सूफियों ने क्या किया, ठीक है, ये तो हो गई दक्षिण भारत में। दूसरी ओर जो है दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के देखा जाए तमिलनाडु में था। इसके अलावा सूफियों की बात करें तो सूफी जो थे वो क्या करते थे, वो इस्लाम के साथ अन्य सभी धर्मों की शिक्षाओं को शामिल किए, जैसे बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म, ईसाई। यानी कहने का मतलब अगर ऑप्शन एक देखें तो ऑप्शन एक गलत है, क्योंकि भक्ति आंदोलन की बात करें जो तमिल में हुए, नायनर और अलवर हुए, उन्होंने क्या किया, बौद्ध और जैन धर्म को शामिल नहीं किया। जबकि वही सूफी आंदोलन जो था वो इस्लाम धर्म से संबंधित, लेकिन उन्होंने बौद्ध, जैन धर्म, हिंदू, ईसाई आदि धर्म को शामिल करते हुए बात कही। इस प्रकार ऑप्शन एक जो है गलत है। ऑप्शन दो की बात करें तो ऑप्शन दो सही है। भक्ति और सूफी आंदोलन दोनों ही अनुष्ठानों और समारोहों का पालन को खारिज किया। वे प्रेम के माध्यम से ईश्वर की भक्ति को मोक्ष का वास्तविक मार्ग मानते थे। इस प्रकार देखेंगे तो ऑप्शन दो सही है, यानी ऑप्शन बी सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें पूछा है ब्रिटिश प्रशासनिक नीति के बारे में पूछा है, यानी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी के बारे में पूछा है। ऑप्शन एक दिया है घेरे की नीति, यानी पॉलिसी ऑफ रिंग जो फेंस है, देशी राज्यों को बाहरी खतरों के खिलाफ अंग्रेजों द्वारा सैन्य सहायता का आश्वासन दिया गया था। ऑप्शन दो है सहायक संधि, ठीक है, यानी पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस की नीति में क्या था, देशी राज्यों को बाहरी और आंतरिक दोनों खतरों के खिलाफ ब्रिटिश द्वारा सुरक्षा का आश्वासन दिया गया था। ऑप्शन तीन है घेरे की नीति और सहायक संधि, दोनों की नीति में देशी राज्यों को दी गई सेना का खर्च स्वयं को उठाना होता था। तो आपको जो है ब्रिटिश प्रशासनिक नीति के बारे में ये ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे आपको सभी ऑप्शन सही है, एक दो तीन। अगर घेरे की नीति की बात करें तो जो घेरे की नीति थी, यानी पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस की बात करें तो ये किसके द्वारा लाई गई थी, ये वारेन हेस्टिंग के द्वारा लाई गई थी। यानी घेरे की नीति जो है वारेन हेस्टिंग के काल में लाई गई थी, ठीक है। इसमें क्या था, इसका उद्देश्य कंपनी की सीमाओं की रक्षा के लिए बफर जोन बनाना। इस नीति में अंग्रेजों ने देशी राज्यों को बाहरी खतरे के खिलाफ सैन्य सहायता का आश्वासन दिया, लेकिन अपने खर्च पर, यानी रियासतें अपने खर्च पर जो है कर सकती थी। इसके अलावा सरल शब्दों में कहें तो इन शासकों ने ब्रिटिशों की सहायक सेनाओं बलों को बनाए रखना आवश्यक था, जिन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों द्वारा संगठित किया गया, ठीक है। अगर सहायक संधि की बात करें, ठीक है, यानी सब्सिडरी अलायंस की बात करें, ठीक है, वो था लॉर्ड वेलेस्ली के जो है समय काल में आया था, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली के, ठीक है। इसमें क्या था, यह रिंग फेंस सिस्टम का विस्तार था, यानी घेरे की नीति का यह विस्तार था, ठीक है, घेरे की नीति का ही विस्तार था जो सहायक संधि था, जिसने भारतीय राज्यों को ब्रिटिश सरकार पर निर्भरता की स्थिति कम करने की मांग की थी। ब्रिटिश अपने सहयोगी राज्यों को अपनी सत्ता के आंतरिक और बाहरी खतरों से बचाने के लिए जिम्मेदार होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार जो है ये भी सही था। तो इस प्रकार एक दो तीन तीनों सही है, ठीक है। और ये भी क्या बताया, स्वयं खर्च उठाना होता है, ये भी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जब क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। पड़ोसी राज्यों पर ब्रिटिश विजय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक, 1816 में सुगौली की संधि के साथ नेपाल ने एक ब्रिटिश रेजिमेंट को स्वीकार किया, साथ ही कुमाऊं और गढ़वाल ब्रिटिशों को सौंप दिया गया। ऑप्शन दो है लॉर्ड लिटन ने कुशल सीमाएं, यानी जो साइंटिफिक फ्रंटियर थे, बनाने के उद्देश्य से प्राउड रिजर्व की नीति शुरू की। ऑप्शन तीन, याडुम्ब की संधि जो थी वह बर्मा ने असम और मणिपुर पर अधिकार छोड़ दिया। तो इसमें जो है पड़ोसी राज्य पर ब्रिटिश विजय के संदर्भ में जो है आपको कथन दिया गया है। अगर ऑप्शन एक की बात करें तो ऑप्शन एक सही है, यानी सुगौली की संधि जो थी जो 1816 में हुई थी, नेपाल और ब्रिटिश भारत के बीच जो है हुई थी, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। नेपाल ने ब्रिटिश राज रेजिमेंट को स्वीकार कर लिया, नेपाल ने गढ़वाल कुमायूं जिलों को सौंप दिया और तराई पर अपना दावा छोड़ दिया। नेपाल ने सिक्किम से भी हटा दिया गया। अंग्रेजों ने नेपाली शासक के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया। इस प्रकार ऑप्शन एक सही है। ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो भी सही है कि लॉर्ड लिटन जो थे 1876 में भारत के वायसराय बने। उन्होंने प्राउड रिजर्व की एक नई विदेश नीति शुरू की, जिसका उद्देश्य कुशल सीमाओं और प्रभाव के क्षेत्रों की रक्षा करना था। ऑप्शन तीन गलत है, यानी अगर बात करें प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो 1824 से 1826 में हुआ था, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध
में क्या हुआ था, महामंडुला के नेतृत्व में वर्मी सेना को कंपनी ने पराजित किया, और कंपनी ने 1826 में क्या किया था, 1826 में पराजित होने के बाद वर्मा पर याडुंब की संधि लागू की थी। ठीक है, जिसमें क्या था, युद्ध के मुआवजे के रूप में 1 करोड़ रुपए का भुगतान, अराकान और तेनारिसिम के अपने तटीय प्रांतों को छोड़ना, असम और कछार और जयंतिया के दावों पर परित्याग, मणिपुर को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देना, ब्रिटेन के साथ एक वाणिज्यिक संधि पर बातचीत करना, कलकत्ता में एक बर्मी दूत की नियुक्ति के लिए करते हुए आवा यानी बर्मा की राजधानी में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना। तो ये कुछ कंडीशन थी जो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध में 1824 से 26 के दौरान यानी 1826 में वार्डिंग संधि के दौरान हुई थी। तो इस प्रकार देखेंगे, इसमें ऑप्शन जो है 3 गलत है। तो इसमें कौन सा सही है, ऑप्शन 1 और 2 सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। इसमें पूछा है भारत में फ्रांसीसियों के आगमन के संबंध में पूछा है। ठीक है, ऑप्शन 1 है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1669 में मछलीपट्टनम में भारत का पहला कारखाना स्थापित किया। ऑप्शन 2, पांडिचेरी का विकास फ्रांसीसियों ने दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव को अधिकृत करके किया था। ऑप्शन 3, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के आगमन के बाद आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष शुरू हुआ। इसमें कौन सा कथन सही है? तो अगर बात करें दोस्तों ऑप्शन 1 की, ऑप्शन 1 गलत है, क्योंकि 1664 में राज्य के संरक्षण में कोलबर्ट द्वारा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था, और पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री जो थी सूरत में 1667 में लगी थी। ठीक है, इस प्रकार यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 सही है, यानी 1673 में फ्रांसीसी द्वारा जो वालिका कोंडपुरम है मुस्लिम गवर्नर के एक छोटे से गांव का अधिग्रहण किया था, फिर इसे पांडिचेरी के रूप में विकसित किया था। आगे चलकर बंगाल के चंद्रनगर को 1690 में मुगल गवर्नर को अधिग्रहित कर लिया गया था। इस प्रकार ऑप्शन 2 सही है। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 भी सही है। 1742 में भारत में डुप्लेक्स के आगमन के बाद एंग्लो फ्रांसीसी के बीच प्रतिद्वंद्विता की शुरुआत हुई। डुप्लेक्स ने क्या किया था, 1746 में भूमि और समुद्र दोनों तरफ से मद्रास को घेर लिया, जिसके परिणाम से 1746 से 1760 तक 3 कर्नाटक युद्ध हो चुके थे। तो इस प्रकार देखेंगे, इसमें 2 और 3 सही, यानी ऑप्शन सी सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो पांडिचेरी की जो संधि हुई थी, इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया, उसके संबंध में पूछा है। अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनियों द्वारा भारतीय शासकों का आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया गया। ऑप्शन 2, एक दूसरे से विजित क्षेत्रों की अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनियों द्वारा वापसी की गई। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें दोस्तों देखेंगे ऑप्शन 1 सही है। ठीक है, यानी द्वितीय कर्नाटक युद्ध जब हैदराबाद के निजाम के उत्तराधिकारी और कर्नाटक के नवाब पद के विवाद के कारण हुआ था, यानी सेकंड कर्नाटक युद्ध की बात कर रहा है, तो दूसरे कर्नाटक युद्ध के समाप्त करने के लिए पांडिचेरी की संधि की गई थी, और उसके निम्नलिखित प्रावधान थे। जैसे बात करें, अंग्रेजों और फ्रांसीसी कंपनियों का भारतीय शासकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, ये वादा किया गया था। और इसके अलावा हैदराबाद की बात करें, हैदराबाद के बूसी के अधीन फ्रांसीसी सेना के साथ रहने को स्वीकृत किया गया। एक दूसरे के विजित भागों में अंग्रेजों की और फ्रांसीसी कंपनियों द्वारा वापसी की बात की गई। इस प्रकार देखेंगे, ऑप्शन जो है 1 और 2 दोनों सही, यानी ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, सॉरी 47 की बात करें, भारत आने वाले अब विभिन्न अंग्रेजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, विलियम साकिंग को EIC द्वारा सूरत में एक कारखाने खोलने की अनुमति प्राप्त होती करने के लिए मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार भेजा गया था। ऑप्शन 2, सर थॉमस रो भारतीय उपमहाद्वीप में भारत व्यापार करने की अनुमति के लिए मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम राजदूत के रूप में भारत आए। ऑप्शन 3, विलियम्स लीड्स को अकबर ने अपने दरबार में हीरा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। तो भारत आने वाले विभिन्न अंग्रेजों के संदर्भ में ऑप्शन दिए गए हैं, 3 ऑप्शन। तो इसमें आपको जो है सही आंसर आपको चूज करना है। ठीक है, तो इसमें बात करें अगर ऑप्शन 1 की, तो ऑप्शन 1 सही है, यानी विलियम्स हॉकिंस जो थे, ठीक है, वो EIC द्वारा सूरत में एक कारखाना खोलने की अनुमति प्राप्त करने के लिए मुगल सम्राट जो है जहांगीर के दरबार में भेजा गया था। जहांगीर शुरू में अनुमति देने के लिए तैयार था, लेकिन बाद में पुर्तगालियों के दबाव में आकर मना कर दिया। 1600 में क्या हुआ था, 1600 में
की शुरुआत में ब्रिटिश नौसेना ने बंबई और सूरत के पास पुर्तगालियों को कई बार हराया, जिसके कारण 1612 में जहांगीर जो है अंग्रेजों को सूरत में एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी। इस प्रकार ऑप्शन एक सही, ऑप्शन दो भी सही है, ऑप्शन तीन भी सही है। ऑप्शन दो की बात करें, सर थॉमस रो 1615 में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में भारत आया और 1618 के अंत तक वहां रहा। इस अवधि के दौरान उन्होंने सम्राट की अनुमति प्राप्त की और विभिन्न भागों में कारखानों का निर्माण किया। ऑप्शन तीन सही है इसलिए क्योंकि अकबर ने विलियम लीड्स को जब वे भारत आए थे तो दरबार में एक हीरा विशेषज्ञ के रूप में नौकरी के साथ एक आवास और सेवक भी दिया गया था। जौहरी भी भारत के शुरुआती यात्रियों में से एक था। धीरे धीरे फतेहपुर सीकरी में अपना निवास स्थान बना लिया था। इस प्रकार इसमें ऑप्शन डी सही है, एक दो तीन तीनों होगा। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें तो 48 में किस शासक द्वारा अंग्रेजों के लिए गोल्डन फरमान जारी किया गया था? ठीक है, तो ये देखेंगे इसमें जो है गोलकुंडा के सुल्तान जो थे 1632 में गोल्डन फरमान के तहत अंग्रेजों ने उन्हें प्रतिवर्ष 500 पगोड़ा के निश्चित सीमा शुल्क भुगतान करने पर गोलकुंडा राज्य के सभी क्षेत्रों में व्यापार करने का अधिकार मिला था। इस प्रकार देखेंगे 1634 में इस फरमान का फिर से नवीकरण किया गया था। इस प्रकार इसका संबंध किसना है? गोल्डन फरमान जो है गोलकुंडा के सुल्तान से। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, इसमें जो है कुछ घटनाएं दी गई हैं, उसका आरोही क्रम देखना है बढ़ते हुए क्रम में। यानी पुर्तगालियों द्वारा मुंबई को दहेज के रूप में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकेंड को सौंप जाना। ऑप्शन दो है बंगाल में भारत हेतु औरंगजेब द्वारा ब्रिटिशों के लिए शाही फरमान जारी करना। ऑप्शन तीन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी EIC कंपनी का मुख्यालय सूरत से मुंबई स्थानांतरित करना। ऑप्शन चार है बंगाल के गवर्नर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए दस्तक जारी करना। ऑप्शन पांच फर्रुख सैयद द्वारा ब्रिटिशों के लिए व्यापार छूट प्रदान करना। सही उत्तर आपको चूज करना है आरोही बढ़ते हुए क्रम में। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा। ठीक है, यानी अगर बात करें सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले 1632 में देखेंगे गोलकुंडा के जो 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाली राजकुमारी से शादी की, बाद में दहेज के रूप में मुंबई को प्राप्त किया। देख रहे हैं आप, दहेज के रूप में क्या मिल गया? पुर्तगाल मिल गया, मुंबई मिल गया शादी करने पे। इस प्रकार ऑप्शन एक पहले आएगा, यानी ये कब हुआ था? 1662 में। ठीक है, 1667 में क्या हुआ था? ब्रिटिश ने मुगलों के औरंगजेब ने जेम्स से बंगाल में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की। इस प्रकार 1667 में ये हुआ था। इसके अलावा तीन की बात करें तो 1687 में क्या हुआ था? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपना मुख्यालय सूरत से मुंबई स्थानांतरित किया था। इसके अलावा बात करें 1691 में बंगाल के गवर्नर जनरल ने इंग्लिश कंपनी के लिए दस्तक प्रदान किया, जो एक निश्चित शुल्क का भुगतान करने पर मुक्त व्यापार प्राप्त होने की अनुमति थी। इसके बाद 1717 में क्या हुआ था? 1717 में मुगल शासक फर्रुख सैयद की दर्दनाक बीमारी का इलाज करने अंग्रेजी सर्जन विलियम हैमिल्टन द्वारा किया गया था। इसके बाद 1717 में अंग्रेजों ने मुगल शासक से व्यापार में छूट प्राप्त की थी। इस प्रकार ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी बढ़ते हुए क्रम में पूछा है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 50 की, तो इसमें बैटल्स दिया गया है और किसके किसके बीच लड़ा गया है ये दिया गया है। ऑप्शन एक चौल का युद्ध दिया गया है, वो इंग्लिश और फ्रांस दिया गया है, तो आपको मिलान करना है। इसके अलावा कुलचल का युद्ध दिया है, बेदरा का युद्ध दिया है, वांडीवास का युद्ध दिया है, प्रथम आंग्ल मैसूर का युद्ध दिया है। तो इसको जो है किसके किसके बीच लड़ा गया ये आपको सही उत्तर मिलान करना है। ठीक है, तो अगर चौल के युद्ध की बात करें जो 1508 में हुआ था, ठीक है, चौल का युद्ध 1508 में हुआ था। ये तुर्क, अरब और गुजराती सुल्तानों के नौसैनिकों संगठन बनाकर पुर्तगालियों को 1508 में चौल के युद्ध में पराजित किया था। इसी युद्ध में पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस डी अल्मीडा के पुत्र डॉन अल्मीडा की मृत्यु हुई थी। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें जो है कौन सा सुमेलित है, यानी इससे देखेंगे एक से कौन सुमेलित है? एक से डी सुमेलित है, यानी पुर्तगालियों और तुर्कों, अरब के गुजराती के बीच हुआ था। ठीक है, इसमें ऑप्शन बी सही है। और कोलाचल की युद्ध की बात करें जो 1741 में हुआ था, ये किसके किसके बीच हुआ था? यह युद्ध मार्तंड वर्मा और त्रावणकोर के शासक और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1741 में लड़ा गया। इसमें डच ईस्ट इंडिया कंपनी की हार हुई थी। ठीक है,
तो इस प्रकार इसका संबंध किससे है? 2 का सी से है। ठीक है। 3 की बात करें, बेदरा का युद्ध जो हुआ था 1759 में, ये अंग्रेजों द्वारा डचों को पराजित करने के बाद भारत में डच पूरी तरह से विक्टन हो गया था। तो इस प्रकार देखेंगे इसका संबंध जो बी का है वो किससे है? 3 का बी से है। ठीक है। बेदरा का युद्ध। वांडीवास का युद्ध जो है वो 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ। अंग्रेजी सेना के जनरल आयरकुट ने फ्रांस के काउंट डी लेली को पराजित किया, जिसने भारत में फ्रांस अधिपत्य को समापन हुआ। तो इस प्रकार देखेंगे जो वांडीवास का युद्ध है वो किससे संबंधित है? यानी 4 जो देखेंगे ए से संबंधित है, इंग्लिश और फ्रांस। 5वां इसके बाद बचा क्या? 5वां ई से संबंधित है। इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन बी इसमें सही है। यानी जो प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था, जो लास्ट ऑप्शन था, वो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था। उसमें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों की हार हुई और मद्रास की संधि हुई थी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें, इसमें डेनिश द्वारा स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय की बात कर रहा है। तो डेनिश द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मुख्यालय है वो आप देखेंगे इसमें जो है सेरमपुर में हुई थी। सेरमपुर कहाँ है? ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, कंपनी की स्थापना की यह भारत में 1616 में आए। 1620 में क्या हुआ? तमिलनाडु के त्रिम्बकर में बसे और 1676 में बंगाल के, ये बंगाल में है, 1676 में जो है डेनिश द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय कहाँ? सेरमपुर में था। तो सेरमपुर से संबंधित है। अब बात करें भारत में डेनिश के आगमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, डेनिश इंडिया कंपनी 2 विभिन्न कंपनियों से मिलकर बनी थी। ऑप्शन 2, नेपोलियन युद्ध के कारण आंग्ल डेनिश संघर्ष होने से भारत में डच बस्तियां बेच दिया गया था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? यानी देखेंगे ए और सी दोनों सही है, सॉरी 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है। अब 1 और 2 क्यों सही है? तो ऑप्शन 1 की बात करें तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी से तात्पर्य है 2 पृथक डेनिश और नॉर्वेजियन चार्टर्ड कंपनी से था। पहली कंपनी जो थी डेनिश की वो 1616 से लेकर 1650 से अस्तित्व में थी। दूसरी कंपनी 1670 से 1729 तक जो है अस्तित्व में रही। हालांकि 1730 में इसे एशियाटिक कंपनी के रूप में पुनः स्थापित किया गया। इस प्रकार डेनिश कंपनी 2 विभिन्न कंपनियों से मिलकर बनी थी। ये सही है। ऑप्शन 2 की बात करें, ये भी सही है कि 1801 से 1807 में नेपोलियन युद्धों के दौरान शाही नौसेना ने कोपेनहेगन पर, यानी डेनमार्क में कोपेनहेगन है, ठीक है, पर हमला कर दिया। अंतिम हमले के परिणाम स्वरूप जिसमें संपूर्ण डेनो नॉर्वेजियन नौसेना पर कब्जा कर लिया गया था। ठीक है। तो इस प्रकार देखेंगे कि ये जो पूर्व में जब आंग्ल डेनिश संघर्ष की सूचना भारत पहुंची तब ब्रिटिशों ने तुरंत ही हुगली में 7 डेनिश व्यापारिक जहाजों को कब्जा कर लिया। इसके बाद डेनमार्क ने 1845 में भारत में बचे हुए अपने क्षेत्रों और 1850 में डेनिश गोल्ड कोस्ट दोनों की ब्रिटिशों को बेच दिया। तो इस प्रकार यह है नेपोलियन युद्ध काल आंग्ल डेनिश युद्ध संघर्ष होने से डच बस्तियां बेच दिया गया। ये भी ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन सी सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। 53 में भारत में 18वीं शताब्दी के सुधार आंदोलन के संदर्भ में विचार कीजिए। आर्य समाज का उद्देश्य वैदिक काल का पुनरुत्थान करना था, जबकि ब्रह्म समाज ने तर्क और उपनिषद पर जोर दिया। ऑप्शन 2 है दयानंद सरस्वती ने जन्म पर आधारित चतुर्वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। तो भारत में 18वीं शताब्दी के सुधार आंदोलन के संबंध में आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें जो है सही कथन आपको चूज करना है। सही कथन देखेंगे ऑप्शन 1 गलत है, क्योंकि आर्य समाज वैदिक काल के पुनरुत्थान के पक्ष में नहीं था, लेकिन वैदिक शिक्षाओं के पुनरुत्थान के पक्ष में था। इसकी स्थापना 1875 में मुंबई में दयानंद सरस्वती ने की थी, आर्य समाज की। ठीक है। 1875 में मुंबई में दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी, जिसमें वेदों के ज्ञान की सर्वोच्च पुस्तकों की मान्यता दी गई थी। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। आर्य समाज द्वारा अंतरजातीय विवाह, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया गया था। प्राकृतिक आपदाओं से लोगों को सेवा प्रदान की। इन्होंने ऐसे हिंदू लोगों के लिए शुद्ध आंदोलन चलाया जो इस्लाम और ईसाई धर्म में धर्मांतरित हो गए थे। ब्रह्म समाज की बात करें तो ब्रह्म समाज क्या था? ब्रह्म समाज का तर्क और उपनिषद जैसे 2 स्तंभों पर आधारित था। इसकी स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन 1 गलत है, ऑप्शन 2 भी गलत है, यानी दयानंद जन्म आधारित चतुर्वर्ण का समर्थन किया, ये तो गलत है, अभी मैंने बताया ही था। इस प्रकार देखेंगे कौन सा सही है, ना तो 1 ना तो 2, ऑप्शन डी सही है।
क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो इसमें पूछा है देवेंद्र नाथ टैगोर तर्कवादी थे, उन्होंने अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया। ऑप्शन 2 है देवेंद्र नाथ टैगोर के समाज के विखंडन के बाद साधारण ब्रह्म समाज अस्तित्व में आया। ऑप्शन 3 उग्र विचारों के कारण यंग बंगाल आंदोलन असफल हो गया। तो ठीक है, इसमें बताना है आपको कौन सा कथन सही है। अगर ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 गलत है। देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे एक समाज सुधारक थे। इन्होंने 1842 में क्या किया था, ब्रह्म समाज 1842 में ब्रह्म समाज की सदस्यता ली थी। इसके पूर्व इन्होंने 1839 में स्थापित तत्वबोधिनी सभा और तत्वबोधिनी जो पत्रिका थी उसकी अध्यक्षता की। यह विधवा पुनर्विवाह, महिला शिक्षा के समर्थक थे। इन्होंने बहु विवाह जैसे सामाजिक बुराइयों की निंदा की। यह उग्रवादी विचारधारा के समर्थक नहीं थे। इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन 1 गलत, ऑप्शन 2 भी गलत। ठीक है, यानी देवेंद्र नाथ टैगोर 1858 में केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज के आचार्य नियुक्त किया गया। हालांकि जाति और अंतरजातीय विवाह पर सेन के उग्रवादी विचारों के कारण इन्होंने 1865 में आचार्य के पद से हटा दिया गया। केशव चंद्र सेन 1865 में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की और देवेंद्र नाथ टैगोर ने इसके अंतर्गत शामिल समाज में आदि ब्रह्म समाज के रूप में संदर्भित किया गया। ठीक है, इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन 2 गलत है। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 जो है सही है, यानी यंग बंगाल आंदोलन, जिसे यंग बंग कहा जाता है, आंदोलन नेतृत्व बंगाल के हेनरी वियन डेरोजियो द्वारा किया गया था। यह आंदोलन फ्रांसीसी के क्रांति से प्रेरित था। इसमें तार्किकता, स्वतंत्रता पर विचार बल दिया गया था। जो हेनरी विवियन डेरोजियो थे वो एक एंग्लो इंडियन थे, जिन्हें आधुनिक भारत के प्रथम कवि के रूप में संदर्भित किया जाता था। 1826 से 1831 तक यह हिंदू कॉलेज के अध्यापक भी रहे थे। ठीक है, लेकिन ये असफल रहा था। ये ऑप्शन सही है, यानी बच्चे कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, भारत में सामाजिक धार्मिक प्रबोधन के संदर्भ में पूछा है। ऑप्शन 1 प्रार्थना सभा का उद्देश्य समाज का सुधार करना, जबकि परमहंस मंडली का ध्यान धार्मिक सुधार पर था। ऑप्शन 2 प्रार्थना सभा का प्रभाव अखिल भारतीय स्तर पर था, जबकि परमहंस मंडली महाराष्ट्र क्षेत्र तक सीमित था। ऑप्शन 3 महागोविंद रानाडे प्रार्थना सभा और परमहंस मंडली दोनों संबंधित थे। तो इसमें जो है आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 55 में कि कौन सा कथन इसमें सही है सामाजिक धार्मिक प्रबोधन के संदर्भ में। ठीक है, ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 सही है। ठीक है, यानी प्रार्थना समाज की स्थापना रूढ़िवादी हिंदू जाति व्यवस्था से संबंधित जाति और सांप्रदायिक अवरोधों को समाप्त करने के लिए 1867 में महाराष्ट्र में किया गया था। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने की थी, आत्माराम पांडुरंगा ने इसकी स्थापना की थी। और ये जो थे किसकी सहायता से, केशव चंद्र सेन की सहायता से की गई थी। यह समाज के धार्मिक सुधारों की तुलना में सामाजिक सुधारों से संबंधित था। परमहंस मंडली की स्थापना महाराष्ट्र में 1849 में, परमहंस मंडली की स्थापना कब की गई थी, 1849 में दादोवा पांडुरंग मेहता जी दुर्गाराम द्वारा की गई थी। इसकी शुरुआती गोपनीय संस्था हिंदू धर्म और समाज के सुधार के रूप में थी। इसका बल धार्मिक सुधारों पर था। इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन 1 जो है इसमें सही है। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 भी सही है, यानी रामजी रानाडे के प्रयासों से प्रार्थना समाज का प्रभाव अखिल भारतीय स्तर पर पहुंचा। ठीक है, लेकिन वही जो परमहंस मंडली थी उसका सीमित था, लेकिन इसकी शाखाएं पूना, सातारा, महाराष्ट्र के अन्य शहरों में भी थी। ऑप्शन 3 गलत है। ठीक है, महागोविंद रानाडे प्रार्थना सभा की से संबंधित थे, ना कि परमहंस मंडली थे। ठीक है, इससे संबंधित नहीं थे। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 गलत है, यानी इसमें क्या पूछा, कौन सा करेक्ट आंसर, 1 और 2 करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें तो इसमें जो है साहित्यिक कार्यों पर विचार कीजिए। गुलामगिरी, दर्पण, तृतीय रत्न, काव्य फूले, उपयुक्त में से कौन से साहित्यिक कार्यों का श्रेय ज्योतिबा फूले को जाता है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे जो साहित्यिक जो कार्य ज्योतिबा फूले को जाता है वो जो है इसमें कौन कौन शामिल है हम आपको बता दें। तो इसमें जो है ऑप्शन सी सही है, यानी गुलामगिरी और तृतीय रत्न।
ज्योतिबा फूले की बात करें तो ज्योतिबा फूले के बाद में आपको कुछ बता देते हैं। ज्योतिबा फूले जो थे उनका जन्म महाराष्ट्र के माली समुदाय में हुआ था। इनका सन कहाँ हुआ था ज्योतिबा फूले का? महाराष्ट्र में माली समुदाय में हुआ था। ठीक है। उन्होंने जाति व्यवस्था, सामाजिक असमानता, समाज में उच्च जाति ब्राह्मण समुदाय के आधिपत्य के खिलाफ लड़ाई की। इनकी सामाजिक सेवाओं के लिए इन्हें महात्मा की उपाधि दी गई थी। ठीक है। इन्होंने निम्न जाति और महिलाओं के कल्याण को प्रोत्साहन दिया। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इसके अलावा इन्होंने गुलामगिरी, सार्वजनिक स्वार्थ धर्म और तृतीय रत्न नामक पुस्तकें लिखी। इन्होंने 1854 में विधवा एवं असहाय महिलाओं के आवास की स्थापना की। दर्पण समाचार पत्र था जिसने 1832 में बाल शास्त्री जाम्बेडकर द्वारा शुरू किया गया। यह पत्रकारिता के माध्यम से सामाजिक धार्मिक सुधार के अग्रणी भूमिका निभाते थे। जो काव्य फूले था, दर्पण किसके द्वारा चालू किया गया था? दर्पण बाल शास्त्री जाम्बेडकर द्वारा। एक सेकंड रुकिएगा, वेट, एक सेकंड। तो हम बता रहे थे दर्पण जो था वो दर्पण किसकी रचना थी? दर्पण थी बाल शास्त्री जाम्बेडकर की रचना थी। ठीक है। इसके अलावा बात करें कि जो काव्य फूले जो थी वो रचना किसकी थी? ज्योतिबा राव फूले की रचना थी। ज्योतिबा राव फूले की पत्नी सावित्री बाई फूले की रचना थी। ठीक है। सावित्री बाई फूले की रचना थी काव्य फूले। इसके अलावा दर्पण जो थी ये थी बाल शास्त्री जाम्बेडकर की रचना, ये जो थी ज्योतिबा फूले की रचना थी। इस प्रकार इसमें ऑप्शन एक और तीन सही है। 57 की बात करें क्वेश्चन, तो इसमें कुछ संगठन दिए गए हैं, उसका संबंधित व्यक्ति की बात की गई है, यानी नेटिव इंप्रूवमेंट सोसाइटी, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, विद्यासागर। इसके अलावा ऑप्शन 3 सोशल सर्विस लीग, ऑप्शन 4 संवेदना सदन। तो सही सुमेलित है, कौन सा इसमें सही सुमेलित है ये बात करना है। तो ऑप्शन एक बात करें, ऑप्शन एक सही सुमेलित है, यानी पत्रकारिता के माध्यम से सामाजिक सुधार में बाल शास्त्री जाम्बेडकर की अग्रणी भूमिका थी। ठीक है। इन्होंने ब्राह्मण आधिपत्य के खिलाफ संघर्ष किया। और दर्पण जो था, अभी मैंने बताया 1832 में, दिग्दर्शन 1840 नामक समाचार पत्रों की शुरुआत की। इन्होंने बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी की स्थापना की और नेटिव इंप्रूवमेंट सोसाइटी की शुरुआत की। ऑप्शन दो की बात करें तो ऑप्शन दो जो है सुमेलित गलत है, क्योंकि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो थी वो किससे संबंधित थी? वो संबंधित थी गोपाल गणेश से। गोपाल गणेश आगरकर। ठीक है। गोपाल गणेश आगरकर जो महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे और दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक थे। उन्होंने तर्कवाद पर बल दिया था, अतीत में महिमा मंडल की निंदा की, और वह न्यू इंग्लिश स्कूल, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फर्ग्यूसन कॉलेज के संस्थापक थे। ठीक है। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन दो सुमेलित नहीं है। ऑप्शन तीन की बात करें, तीन जो है गलत है, यानी सोशल सर्विस लीग जो था वो समाज में क्या था? सुधार करने और बेहतर कर सामाजिक स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए नारायण मल्हार जोशी ने, ठीक है, नारायण मल्हार जोशी, नारायण मल्हार जोशी ने महाराष्ट्र के सोशल सर्विस लीग की स्थापना की। 1920 में भारतीय अखिल व्यापार संघ के कांग्रेस की स्थापना की थी इन्होंने ही। ठीक है। यानी एक तो इसकी सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी नारायण मल्हार जोशी ने, और 1920 में भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना की थी। इसके अलावा चौथा ऑप्शन जो है सही सुमेलित। सेवा सदन किससे संबंधित है? सेवा सदन बीएम मालाबारी पारसी समाज सुधारक थे, उनसे संबंधित। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के समस्या के साथ बाल विवाह की समाप्ति पर जोर दिया था। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें जो है कौन सा ऑप्शन जो है, इससे पूछा कौन सा सही सुमेलित है, तो ऑप्शन सी 1 और 4 सही सुमेलित है। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा है, कथन दिया गया है, यह 19वीं शताब्दी के दौर में भारत के महान समाज सुधारक थे। महिलाओं
और निम्न जातियों के समस्याओं के साथ बाल विवाह संबंधित समस्याओं को संघर्ष किया। उन्होंने भ्रूण हत्या को रोकने के लिए और रेप पीड़ितों की सहायता करने के अपने प्रकार की सबसे पहले समाज की स्थापना की। वह व्यक्तियों के अधिकारों के संबंध में थॉमस पेन के विचारों से काफी प्रभावित थे। उन्होंने महात्मा गांधी की उपाधि जो है धारण की थी। अभी मैंने बताया था ना, इसमें महात्मा गांधी की उपाधि किसे कहा जाता था? जो ज्योतिबा फूले थे उनको कहा जाता था। ये ज्योतिबा फूले की बात की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें, राम मनोहर लोहिया के संबंध में दिया गया है। वे एक समाज सुधारक थे और सरकारी सेवकों के बीच अंतरजातीय विवाह को दृढ़ता से वकालत करते थे। तो कांग्रेस सोशल पार्टी और एक गुप्त कांग्रेस रेडियो की स्थापना की। और ऑप्शन 3, जयप्रकाश नारायण के समकालीन थे। तो राम मनोहर लोहिया जो थे उनके बारे में सही कथन आपको चूज करना है। तो राजा राम ही मुंह से निकल रहा है। क्वेश्चन है राम मनोहर लोहिया के बारे में। तो ऑप्शन 1 की बात करें तो वो समाज सुधारक थे, जाति व्यवस्था उन्मूलन के लिए प्रयास भी थे, सरकारी सेवाओं के बीच अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देने में समर्थन भी करते थे। इस प्रकार ऑप्शन 1 सही है। ऑप्शन 2 भी सही है। 1934 में कांग्रेस सोशल पार्टी की स्थापना की थी। साथ ही इसकी एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसे कांग्रेस सोशलिस्ट कहा जाता था। उन्होंने एक अंडरग्राउंड गुप्त कांग्रेस रेडियो की स्थापना की शुरुआत की थी। ये भी सही है। ऑप्शन 3 भी सही है। वे क्या थे? गांधी के विचारों से प्रेरित थे और उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, जिसकी वजह से उन्हें लाहौर के किले में पकड़ लिया गया था और ये इत्तला दी गई। बाद में उन्होंने जयप्रकाश नारायण के साथ रिहा कर दिया गया था और वह जयप्रकाश नारायण के समकालीन थे, यानी जेपी मूवमेंट की बात कर रहा है, जयप्रकाश नारायण की बात कर रहा है। तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन डी सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। कुछ कथन दिए गए हैं, यानी रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाएं जन सामान्य वास्तविक जीवन के मुद्दों से संबंधित थी। ऑप्शन 1। ऑप्शन 2, रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के उपरांत स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ऑप्शन 3, रामकृष्ण परमहंस और दयानंद सरस्वती दोनों ही एक सार्वभौमिक धर्म में आर्य धर्म में विश्वास करते थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो अगर ऑप्शन 1 की बात करें, रामकृष्ण परमहंस कोलकाता के दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के पुजारी थे। ठीक है, हिंदुओं के अनुसार उन्होंने उच्चतम आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त था और सामान्य जीवन में और प्रकृति से संबंधित मुद्दों पर बात करते थे जिसमें कोई भी सामान्य व्यक्ति समझ कर सकता था। वो ऐसी बातें करते थे जिसे कोई भी सामान्य व्यक्ति समझ सकता था। वो सार्वभौमिक प्रासंगिकता रखते थे। इस प्रकार ऑप्शन 1 सही है। ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 गलत है। रामकृष्ण मठ जो था, रामकृष्ण मठ की स्थापना रामकृष्ण परमहंस द्वारा की गई थी। ठीक है, और इसका उद्देश्य था भिक्षुओं के एक ऐसे समूह का निर्माण करना था जो त्याग और आध्यात्मिक पूर्ण जीवन जीने के साथ वेदांत के संदेश को फैलाएं। इसके अलावा रामकृष्ण परमहंस जो मिशन की स्थापना थी वो स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। ठीक है, यानी रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1797 में रामकृष्ण की मृत्यु के उपरांत बेलूरू में मुख्यालय से किए गए थे। तो इस प्रकार जो है इसमें ऑप्शन 2 गलत है। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 गलत है। जहां दयानंद सरस्वती आर्य धर्म को संपूर्ण मानव जाति के सार्वभौमिक धर्म के रूप में स्थापित करने में विश्वास करते थे, तो वहीं रामकृष्ण परमहंस सभी धर्मों में एकता को ध्यान केंद्रित किया। उनका मानना था विभिन्न धर्म एक ही ईश्वर की अभिव्यक्ति है और ये केवल मोक्ष के लिए अलग अलग मार्ग प्रदान करते हैं, यानी इसका विपरीत जो है इनके विचार थे। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 गलत है। इस प्रकार इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन 1 सही है। तो दोस्तों ये पार्ट 3 था जिसमें हम लोगों ने टेस्ट कवर कर लिया है, यानी 60 क्वेश्चन तक। नेक्स्ट होगा 61 से 80। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल StudyEduIS पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग और कीप सपोर्टिंग और लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें हमारी इस मुहिम से, जिसमें हम आपको 6000 क्वेश्चन करवाने वाले हैं और उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो तो आप शेयर लाइक जरूर कीजिएगा और इसकी सारी अपडेट हमारे टेलीग्राम चैनल पर। कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में या हमारे नंबर पर SMS कर सकते हैं टेलीग्राम पर। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। स्टे ट्यून्ड। थैंक्स अगेन।